वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन की केमिकल रिएक्शन क्या है, ड्यूरिंग रिएक्शन किस टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, पूरी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड की अल्काइल हैलाइड के साथ केमिकल रिएक्शन लुईस एसिड कैटालिसिस की प्रेजेंस में होती है तो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन यहाँ पे जो एरोमेटिक आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड वहां पे अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। जहां तक रिएक्शन की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका सबस्ट्रेट है, अल्काइल हैलाइड जो आपका अल्काइलेटेड रीएजेंट है। जनरली अल्काइलेटेड रीएजेंट हम उसे कहते हैं जो सिस्टम को अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करता है। जहां तक बात है लुईस एसिड कैटालिसिस की, तो वहां पे जनरली मेटल हैलाइड यूज किया जाता है और मेटल हैलाइड में जनरली एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है इस रिएक्शन को ईएएस रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बाय हेल्प ऑफ लुईस एसिड कैटालाइज और वो एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है। इसलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि इस रिएक्शन में यहाँ से जो आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म में जनरेट होगा बाय हेल्प ऑफ मेटल हैलाइड और वो जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगी। तो ये कॉमन ये केमिकल रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन की। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट की, जहां पे आपका एरोमेटिक कंपाउंड में भी वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन सिंपल बेंजीन, वहां पे एराइल हैलाइड्स हो सकता है, पॉलीहाइड्रिक फिनोल हो सकता है, एमाइन्स हो सकता है, इवन एल्डिहाइड्स, क्विनोन्स और सर्टेन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो हो सकते हैं। जहां तक बात है अल्काइलेटिक रिएजन की, तो नॉर्मल जनरल केस के अंदर अल्काइलेटिक रिएजन एज ए अल्काइल हैलाइड यूज किया जाता है। और जब अल्काइल हैलाइड को अल्काइलेटिक रिएजन जैसे यूज किया जाता है उस केस में याद रहना चाहिए आपका जो लुईस एसिड कैटालाइसिस है वो मेटल हैलाइड होना चाहिए। मेटल हैलाइड में जनरली एलसीएल यूज करते हैं, बट उनके अलावा भी और बहुत सारे मेटल हैलाइड है जो इस रिएक्शन में यूज किए जाते हैं, जैसे AlBr3, ApCl3, SpCl5, SnCl4, BF3 एक्सेट्रा। अगर उसके ऑर्डर के रिएक्टिविटी के बारे में हम डिस्कशन करें तो सबसे फर्स्ट नंबर आएगा AlBr3 जो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन में। उसके बाद नंबर आता है AlCl3, उसके बाद नंबर आता है FeCl3, उसके बाद FeCl5, उसके बाद SnCl4, उसके बाद नंबर आएगा BCl3। यानी कि इस ऑर्डर में हम इसे सबसे वीक कैटलिस्ट कंसिडर करेंगे और इस ऑर्डर में हम इसे इन दोनों को सबसे स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट कंसिडर करेंगे उनसे। और ये ऑर्डर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मेटल हैलाइड है जो वीक कैटलिस्ट कैटलिस्ट होते हैं और इस रिएक्शन में यूज होते हैं, जैसे ZnCl2। तो कौन सा कैटलिस्ट हम रिएक्शन में यूज करेंगे डिपेंड करता है कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है तो उसकी रिएक्टिविटी कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर आप मान लो आपका जो हैलाइड है वो एक्टिव हैलाइड है तो उस केस में लेस एक्टिव कैटलिस्ट यूज होगा, यानी कि ZnCl2 यूज होगा। अगर मान लो आपका जो हैलाइड है अल्काइल हैलाइड वो अनरिएक्टिव तो उस केस में स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यूज होगा, यानी कि AlCl3 यूज होगा। ओके, ये बात हुई जब आपका जो अल्काइलेटिक रिएजेंट है वो अल्काइल हैलाइड है, तब लुईस एसिड कैटलिस्ट कौन होगा, मेटल हैलाइड। बट जरूरी नहीं कि हर केस में वहां पे अल्काइल हैलाइड ही अल्काइलेटिक रिएजेंट यूज होता है। ऐसे भी वहां पे रिएजेंट है जो अल्काइलेटिक रिएजेंट यानी कि सिस्टम को अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड कर, जैसे ओलेफिन्स है, एलिफेटिक अल्कोहल से एस्टर है, ईथर है,
ऐसे बहुत सारे अल्काइलिक रिएजेंट है जो सिस्टम को अल्का ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, बट उस केस में जो आपका जो लुईस एसिड कैटेलिस्ट होगा वो मेटल हैलाइड नहीं होगा, वो प्रोटॉन एसिड होगा जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जस्ट लाइक कि HF है, H2SO4, H3PO4, HFBF3, ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन एसिड है जो लुईस एसिड कैटेलिस्ट यूज किए जाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर। बट याद रहना चाहिए उस केस में आपका जो अल्काइलिक रिएजेंट है वो ओलेफिन्स होना चाहिए, या तो फिर एलिफेटिक अल्कोहल्स, या तो फिर एस्टर, या तो फिर इथर्स होने चाहिए। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बाय हेल्प ऑफ लुईस एसिड कैटेलाइज, और वो जो एरोमेटिक कंपाउंड उसका हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जहां तक बात है HCl इस रिएक्शन में, तो HCl आपकी बाय प्रोडक्ट होगी। जहां तक बात है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे बहुत सारे सॉल्वेंट यूज किए जाए, जैसे नाइट्रोबेंजीन कार्बन डाइसल्फाइड है, ईथर है, पेट्रोलियम ईथर है, मिथिलीन क्लोराइड है, ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट है जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अल्काइल हेलाइड है, जो अल्काइल हेलाइड है वो जनरली अल्काइलेटिंग रिएजेंट, जो आपका अल्काइल हेलाइड है वो जनरली अल्काइलेटिंग रिएजेंट यूज किया जाता है मेजर केस के अंदर। जहां तक बात है एरोमेटिक कंपाउंड की, यहाँ पे हमने बेंजीन ले रखा है, क्योंकि बेंजीन की स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें मालूम, आगे हमने पढ़ा है। तो बेंजीन के अल्काइल हेलाइड के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटेलाइज, यहाँ पे मेटल हेलाइड होगा एनहाइड्रस Cl तो वहां पे अल्काइलेटेड प्रोडक्ट यानी कि एराइल अल्काइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में वहां पे HX निकल के आएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करके, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा, या तो फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कब होता है, जब अल्काइलेटिंग रिएजेंट और जो लुईस एसिड कैटेलाइज उसके बीच जो केमिकल रिएक्शन होती है, तब वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ElCl3 में जो एल्यूमिनियम है वो थर्ड ग्रुप में आता है, और उसके जो आउटर सेल है वो इलेक्ट्रॉन से इनकम्प्लीट है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर दिखाता है, जिसके कारण वो लुईस एसिड जैसे एक्ट करेगा। जहां तक बात है अल्काइलेटिक रिएजेंट, वो आपका लुईस बेस जैसे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लुईस बेस है और ये आपका लुईस एसिड है। तो यहाँ पे जो हेलोजन हो इसके पास 3 लोन पेयर है, वो एक लोन पेयर गवा के एल्यूमिनियम के साथ वहां पे पोलराइज कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो आप देख सकते हैं वहां पे जब इलेक्ट्रॉन गवाता है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपको पोलराइज कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो जिसे आप इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 प्रोबेबिलिटी दिखाई है। एक प्रोबेबिलिटी ये है, अगर मान लो आपने अल्काइल हैलाइड टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, तो उस केस में इमीडिएटली ये जो इंटरमीडिएट है पोलराइज कॉम्प्लेक्स है इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा, और जो सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोडेंसिटी है इमीडिएटली वहां पे हैलोजन पे शिफ्ट हो जाने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यानी कि कार्बन केटायन होगा, क्योंकि ओवरऑल इस पोलराइज कॉम्प्लेक्स में जो हैलोजन का जो अटैचमेंट होता है वो वहां पे कार्बन से होता है। तो इमीडिएटली वो ब्रेक हो जाएगा और फ्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा स्टेप 1 के अंदर। ओके, बट अगर मान लो आपने सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिया है, तो उसमें से जो कार्बोकेटायन निकल के आएगा उसकी स्टेबिलिटी कम होती है रिलेटिवली टर्सरी कार्बोकेटायन, इसलिए वहां पे फ्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिया है, तो उस केस में जो आपका जो पोलराइज कॉम्प्लेक्स विद कार्बोकेटायन है वही आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, वही वो बेंजीन पे अटैक करके उससे साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, या तो कह सकते हैं उसका हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करेगा वहां पे। तो यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी हम दिखा सकते हैं। अगर आपने टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया है तो वहां पे फ्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिया है तो उस केस में फ्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, उस केस में याद रहना चाहिए पोलराइज कॉम्प्लेक्स होगा, वही आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, वही से वो बेंजीन के पाइलो क्लाउड पे अटैक
करेगा। अब इंटरेस्टिंग ये है कि बेंजीन यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इंटरेक्शन होने वाला है। तो बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि बेंजीन हमें मालूम है बेंजीन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, स्टेबलाइज होने के कारण नो डाउट उसके ऊपर जो उसका प्लेनर है, प्लेन के ऊपर और डाउन साइड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कुलर मोशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। बट वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, इसलिए ही वहां पे लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज किया जाता है इस रिएक्शन के अंदर। तो कोई एक पाई बॉन्ड पे वो अटैक करके वहां पे उससे जुड़ने की कोशिश करके, मान लो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उस केस में अगर ये इलेक्ट्रॉन गवाते हैं डे टाइम, तो इस कार्बन से अटैचमेंट होगा अल्काइल ग्रुप का, और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट को, क्योंकि वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन गवाया है, तो इमीडिएटली वो आप देख सकते पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट सिस्टम प्रेजेंट है, तो वहां पे रेजोनेंस होगा, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इन दोनों कार्बन के बीच होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगेन पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज ये जनरेट होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे क्वांटम सिस्टम ब्रेक होती है, तो आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे, और ये एक्चुअली या तो आप कह सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं या तो फिर एरेनियम आयन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइज स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हुआ 5 कार्बन के बीच यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। तो स्टेप वह है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन हो जो हकल रूल्स फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और सभी कार्बन बेंजीन के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जहां पर वो फर्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी लॉस करता है, एरोमेटिसिटी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वो हकल रूल्स फॉलो नहीं करता, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता, साथ में ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी कि वो यहाँ पे उसकी एरोमेटिसिटी लॉस होती है, तो इसलिए सेकंड स्टेप है फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तो स्टेप 2 उनके जो फर्स्ट स्टेप है एकदम, तो वहां पे हम देखने की कोशिश करते स्टेप 2 ने स्टेप 2 के अंदर क्या होता है। एक्चुअली स्टेप 2 डीप प्रोटोनेशन स्टेप है, जहां पे स्ट्रॉन्ग लुईस बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन हटके वो वहां पे बेंजीन देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका लुईस बेस है, जहां पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी क्लोरीन लेके हाइड्रोजन पे अटैक करता है, डेट टाइम हाइड्रोजन अपनी जो बॉन्ड इलेक्ट्रोडेंसिटी है इस कार्बन को देके सिस्टम से निकल जाए, यानी कि डीप्रोटोनेशन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। और अगेन वहां पे रिस्टोर होने के एरोमेटिसिटी रिस्टोर होने के कारण वहां पे आपको एक स्टेबल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलती है। जहां तक बात है HCl आपकी बाय प्रोडक्ट है, AlCl3 जो आपका लुईस एसिड कैटेलाइज है, अगेन उसी फॉर्म में आपको वापस मिल जाता है। कभी कभार वहां पे क्या है, रीअरेंजमेंट भी दिखता है, रीअरेंजमेंट होने के कारण वहां पे 2 टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे एन प्रोपाइल क्लोराइड के केस में हम बात करें तो एन प्रोपाइल क्लोराइड अल्काइलिक रिएजन है आपका, और लुईस एसिड कैटालाइज वहां पे मेटल हैलाइड की प्रेजेंस में वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट तो एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, बट वो हमें मालूम है प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है, जिसके कारण वहां पे क्या होगा 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, यहाँ से हाइड्राइड वहां से शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज का जो शिफ्टिंग यहाँ पे होगा, जिसके कारण यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और हमें मालूम है 1 डिग्री के रिलेटिवली जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उसकी जो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी हमने दिखाई है बेंजीन पे अटैक करने की, यहाँ से अटैक करता है तो एन प्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से अटैक करता है तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण ये आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी और ये आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। तो ये केस ये है कि जहां पे फ्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन भी नहीं है और आपका जो पोलराइज कॉम्प्लेक्स है उसका भी फॉर्मेशन नहीं होता, तो उस केस के अंदर जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे 2 टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक मेन प्रोडक्ट आपकी होती है।
अब बात करते हैं ऐसे केस के अंदर कि जहां पे आपका अल्कलिटी रिएजेंट अल्कल हैलाइड नहीं है, यानी कि अल्किन से, अल्कोहल से, इथर से, तो उस केस में याद रहना चाहिए आपका जो लुईस एसिड कैटेलिस्ट है वो प्रोटोन एसिड होना चाहिए। जब प्रोटोन यहाँ पे ऐड होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो दो प्रोबेबिलिटी है, प्रोटोन यहाँ भी ऐड हो सकता है और यहाँ भी ऐड हो सकता है। बट हमें मालूम है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, वहीं से ही वो बेंजीन पे अटैक करके वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, या तो फिर कह सकते हैं बेंजीन का हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहां पे देती है। वैसे इस केस में आइसोब्यूटेन के केस में जब प्रोटोनेशन होता है तो यहाँ पे दो टाइप की कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन ये है जहां से वो बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करके वहां पे वो मेजर प्रोडक्ट देती है। अब बात करते हैं अल्कोहल वाले केस के अंदर। अल्कोहल वाले केस में भी आपका प्रोटोन एसिड लुईस एसिड कैटेलिस्ट होना चाहिए। जब प्रोटोन ऐड होता है तो वो H2 प्लस आयन में कन्वर्ट होता है, तो इमीडिएटली H2 आयन वहां से सिस्टम से निकल के कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन देता है और वहीं से ही वो बेंजीन पे अटैक करके वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन इस केस में मिलेगी। जहां तक बात है हम लिमिटेशन के बारे में, तो जब इस टाइप की रिएक्शन में पुली अल्कलेशन जैसी रिएक्शन हमको मिलती है, जैसे हम देख सकते हैं कि बेंजीन के जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होते हैं तो उस केस में वहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैचमेंट होने के कारण आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलते हैं। लेकिन वो जो अल्काइल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण या तो कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिक नेचर होने के कारण बेंजीन की जो इलेक्ट्रो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, जिसके कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभार वहां पे आप देख सकते हैं एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप वहां पे अटैच हो जाते हैं, जिसको पोली अल्काइलेशन कहते हैं। तो पोली अल्काइलेशन को मिनिमाइज करने के लिए वहां पे एक्सेस अमाउंट में सब्सट्रेट को ऐड किया जाता है, जिसके कारण वहां पे पोली अल्काइलेशन वहां पे रुक जाती है प्रोसेस। सेकंड, वहां पे आइसोमेराइजेशन भी कभी कभार दिखता है, अगर जिस केस में आपने एक्सेस अमाउंट में कैटेलिस्ट लिया है या तो फिर साथ में आपने हाई टेम्परेचर यूज किया है, तो उस केस में वहां पे आइसोमेराइजेशन प्रोसेस दिखेगी। आइसोमेराइजेशन जस्ट लाइक जैसे ये पेराइजेलिन है, तो पेराइजेलिन जब के साथ हमने यहाँ पे मेटल हेलाइड एक्सेस अमाउंट में लिया है और साथ में हमने जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से निकल के वो दूसरे स्थान पे लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको मेटाजाइलिन मिलता है। वैसे ही वहां पे 1,2,4 ट्राइमिथाइल बेंजीन की ElCl3 और हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करते हैं, तो वहां पे जो CH3 है वो वहां से निकल के दूसरे स्थान में लग जाता है, तो वहां पे आपको मेसिटिलिन मिलेगी। यानी कि आइसोमेराइजेशन में आपके जो ग्रुप का जो पोजीशन है, अल्काइल ग्रुप का पोजीशन, वो वहां पे चेंज होता हुआ दिखेगा। और लास्ट की बात करें तो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सट्रेट, सब्सट्रेट की रिएक्टिविटी पे इफेक्ट करने वाले केस की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान लो बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम फ्रेडरिक आइसोलेशन वो नहीं देगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, जो बेंजीन की इलेक्ट्रोडेंसिटी है वो डिक्रीज करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना वहां पे टफ प्रोसेस हो जाता है। इसलिए उस केस में फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। बट ऐसे भी केस है जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट, फिर भी वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन वहां पे नहीं मिलती। जैसे कि अगर मान लो आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप वहां पे अटैच है बेंजीन रिंग ऊपर, और आपने वहां पे लुईस एसिड वहां पे ऐड किया है, तो उस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन अपनी फ्री लॉन, हमें मालूम है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा होता है दूसरे एटम के कंपेयर में, तो इमीडिएटली वो अपनी फ्री लॉन यूज करके वो लुईस एसिड से क्या बना देगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो बाद में आगे वो बेंजीन की जो इलेक्ट्रोडेंसिटी वो डिक्रीज करते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो पॉसिबल नहीं होता। इवन वहां पे जो AlCl3 है वो भी वहां पे क्या फिनिश हो जाता है, तो जिसके कारण वो इलेक्ट्रोफाइल पहले तो जनरेट ही नहीं हो पाता, और बाद में उसका जो अटैक करना है वो टफ प्रोसेस हो जाती है बेंजीन पे। तो यहाँ पे हमने सारे वो बातों की हमें डिस्कस की कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं,
किस टाइप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, पूरी केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है, उन सारी बातों की हमने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन की। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।